हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? जी सोनी सर, अब तो सब कुछ न्यूज चैनलों पे सुन लिया, न्यूज़पेपर्स में सुन लिया। अब आप क्या बताओगे? आप क्या बताने आए हो? मैं बताने आया हूं एनालिसिस। वहां जो आप सुन रहे हो वो केवल खबरें हैं, न्यूज हैं कि ये हो गया। हम बात करेंगे क्या अब हो सकता है। और मेरे हिसाब से ना, ये जो केस स्टडी चल रही है, ये कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो एक वरदान है। जो कंपनी लॉ पढ़ते हैं, चाहे वो सीए के हों, सीएमए के हों, सीएस के हों, क्योंकि भाई साहब कंपनी लॉ के इतने सारे सेक्शन एक ही साथ यूज हुए जा रहे हैं, तो तुम्हें तो इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा प्रैक्टिकल ज्ञान पाने का। तो चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान की सीरीज में। इससे पहले कि हम इस सीरीज को आज शुरू करें, जी और सोनी के बीच में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, हम एनालिसिस करें, उससे पहले एक जरूरी सूचना सभी के सभी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है कि सीए फाइनल का नए कोर्स में, जैसे आप जानते हैं कि अब पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो गया और अब आपको अपने सिस्टम पे ही बैठकर पेपर देना है, तो सेल्फ पेस्ड पेपर हो गया है। तो उसके लिए एक नया बैच अगले 10 दिन के अंदर अनाउंस होने वाला है। और सर वो तो हम कैसे, मतलब नया बैच कैसे होगा, तो उसके अंदर कैसे पढ़ेंगे, ये सब मैं समझाने वाला हूं। और उसका प्राइस होगा ओनली 1100 रुपीज, 1100 रुपए और कुछ नहीं। अगले 10 दिन के अंदर ये अनाउंस हो जाएगा। सिमिलरली सीएमए फाइनल के लिए, इस जून 2024 अटेम्प्ट के लिए जो रिवीजन क्लासेस हैं, उनकी अनाउंसमेंट भी इसी हफ्ते आने वाली है। तो दोनों प्लीज वेट करिएगा, सीए फाइनल प्लस सीएमए फाइनल। ठीक है जी, चलिए तो हम कथा शुरू करते हैं जी की और सोनी की। आप जानते हैं भारत का बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये मर्जर कंबाइंड टुगेदर, जिस दोनों कंपनियों का वैल्यूएशन होना था 10 बिलियन यूएस डॉलर। इट्स अ ह्यूज मर्जर, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर इतिहास का हो गया था। और पहली बार ही इतिहास में बहुत कुछ हुआ है इसमें फॉर एग्जाम्पल, इतिहास में इतना बड़ा मर्जर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहली बार हुआ। इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ कि एनसीएलटी से अप्रूवल, यानी कि कोर्ट वगैरह से अप्रूवल मिलने के बाद भी कोई मर्जर ना हो पा रहा हो, वो भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। आप जानते हैं हुआ क्या कि सोनी ने मना कर दिया। बट सवाल उठा, रीजन ये आता है कि सर मना क्यों किया। अब जब मैं ये देखता हूं ना कि मना क्यों किया, तो इसको जानकर ना, मैं सही बताऊं तो दिल में होता है दुख, यहां पर चोट लगती है। रीजन जानकर ना यहां पर चोट लगती है। रीजन आप ये सब जानते होंगे कि हाँ जी, क्या हुआ था कि इन साहब, पुनीत गोयनका साहब, जिन पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कई इशू, जिन पे कई केसेस पास्ट में भी चलते रहे हैं, चल रहे हैं, कई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी तक कहीं गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं, ये और बात है। सोनी का कहना था, जो न्यूज निकल के आई हैं मार्केट में, जितनी भी न्यूज डिफरेंट चैनल्स पे भी बताई जा रही हैं, वो ये है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कहीं ना कहीं पब्लिक सोर्स में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मैं जी या सोनी का इनसाइडर हूं, नहीं, वो सब पब्लिक सोर्स में अवेलेबल है। बट उन सब न्यूज को एनालाइज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, फिर मैं आपके सामने बस बयां कर रहा हूं अपने शब्दों में। हाँ जी, तो पुनीत गोयनका साहब, जिनके पास हार्डली 3.5% शेयर थे इस मर्ज्ड एंटिटी के अंदर, एग्रीमेंट में लिखा था कि अगले 5 साल तक कंपनी के एमडी रहेंगे, वो जो मर्ज्ड एंटिटी बनेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं पता था उस टाइम कि जब ये मर्जर होगा, उस टाइम, उसके बाद इनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, जहां पर इनके खिलाफ शाइफनिंग ऑफ द फंड, डाइवर्जन ऑफ द फंड के कई एलिगेशन लगेंगे इनके ऊपर और इनके पिताजी के ऊपर, कि इन्होंने जी के पैसे को अपने पर्सनल फंड्स के लिए यूज किया है। अब बहुत सीरियस एलिगेशन थे ये, बहुत सीरियस एलिगेशन। क्यों? क्योंकि सोनी जो है वो जापान की एक इंडियन यूनिट है, और जापानीज लोग जो है वो मैं कह सकता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत ज्यादा सीरियस हैं। तो सोनी का कहना था इनको कि भैया ऐसा है कि क्योंकि हम लोगों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत हाई लेवल पे देखा जाता है जापान के अंदर, और इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप तब तक के लिए इस पोस्ट को छोड़ दीजिए जब तक आप एकदम क्लियर कट सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ना निकल पाए, जो कि अगले कुछ महीने में खत्म होने वाली है। इन्होंने उसके लिए कंपनसेशन मांगी, बहुत ह्यूज कंपनसेशन थी कि मुझे ये कंपनसेशन दो, तब मैं एमडी का पोस्ट छोड़ूंगा। सोनी वो देने को तैयार नहीं था। फिर
सोनी ने कहा कि हमारे जो एमडी होंगे, जो सोनी इंडिया के एमडी है मिस्टर एनपी सिंह, जिन्हें कई बार आप कपिल शर्मा के जो शोज होते हैं वहां पे भी शायद आप देखा होगा आपने उन्हें, तो आप उन्हें जो है बना दीजिए। बट इन्होंने, अच्छा कपिल शर्मा के शो में वो आते नहीं है वैसे, मतलब जब कपिल शर्मा कहीं जब बॉलीवुड के प्राइज वगैरह में जाते हैं तो कई बार मैंने देखा फ्रंट रो में बैठे होते हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने मना कर दिया। अब इस बात पे लेकर पेच अटक चुका था, तो अल्टीमेटली सोनी इंडिया की यूनिट ने सोनी जापान की यूनिट को कहा, कह दिया मेन अपनी होल्डिंग को कि भैया हम नहीं चला सकते और ये डील हमारी तरफ से कैंसिल है। और फिर सोनी, जो मेन सोनी है जापान में, उन्होंने भी अपनी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म कर दिया कि अब ये डील हमारी नहीं होने वाली, और अल्टीमेटली ये डील टूट गई। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि 3.5% की इक्विटी इतनी ज्यादा जरूरी थी, इतनी भारी पड़ गई कि उसने 96.5% शेयर होल्डर की धज्जियां उड़ा दी। एक ही दिन में कैपिटल 32% वैनिश हो गई, खत्म हो गई। क्या इतनी जरूरी थी? कहां गए भारत के वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम? क्या उन्होंने रोका नहीं इस व्यक्ति को ऐसा करने से? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मतलब मैं अगेन बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये सब कुछ जो पब्लिक फोरम में है वही मैं बात कर रहा हूं आज यहां। क्यों नहीं रोका गया? ये वो कंपनी है जिसमें एलआईसी मतलब भारत सरकार की 23% की शेयर होल्डिंग है। ये वो कंपनी है जिसमें 63% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है भाई, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की, म्यूचुअल फंड्स की, इनकी होल्डिंग है। इन सबने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। क्या ये नहीं कह सकते थे? क्या ये प्रेशराइज नहीं कर सकते थे? 3.5% की होल्डिंग में रहे हुए व्यक्ति को क्या ये कह सकें कि आप पोस्ट छोड़ दीजिए, इस डील को होने दीजिए? बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत अजीब गंभीर सवाल हैं कि 4 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, बट इस व्यक्ति को कोई हिला नहीं पाया। अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं वो तो भगवान जानता होगा, बट सवाल उठा कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। शायद ये सभी इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं इनके इन्फ्लुएंस में होंगे कहीं ना कहीं, डेफिनेटली। बट फिर अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास अब ऑप्शन क्या क्या है, या फिर हमारे पास सर, हमारे लिए ये जी के पास ऑप्शन क्या है, इस डील के पास ऑप्शन क्या है, या फिर आगे क्या क्या हो सकता है। तो आज मैं उसी पर आपसे डिस्कशन करने के लिए आया हूं कि आगे क्या क्या हो सकता है। बट फिलहाल जो भी लोग टॉपिक पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा स्टेक होल्डर के हितों के लिए होना चाहिए, बट यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ी है। 32% शेयर एक दिन में गिरा है, तो यानी कि स्टेक होल्डर के हितों की धज्जियां उड़ाई गई है, केवल इसलिए क्योंकि 3.5% शेयर लेकर एक व्यक्ति एमडी की पोस्ट छोड़ने का तैयार नहीं था। ओके, फिर अब सवाल उठा कि अब क्या होना चाहिए। तो नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस? देखो जी, ऑप्शंस क्या क्या है। आप जो कंपनी लॉ पढ़ने वाले बच्चे बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो जी, एक ऑप्शन तो ये बनता है कि इंस्टीट्यूशन, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर सकते हैं। एक तो होता है ईजीएम बुला सकते हैं, जिसे कहते हैं ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट, जैसे आप सेक्शन 101 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, याद होगा। 10% की शेयर होल्डिंग चाहिए होती है, अकेली 23% एलआईसी के पास है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मिलकर एक ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट बुला सकते हैं। उसके लिए उन्हें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, इन्हें नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किसको देना पड़ेगा? इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर नोटिस नहीं बुलाएगा तो फिर ये ईजीएम खुद बुला सकते हैं अंडर सेक्शन 100 सबसेक्शन 4। ये पहला ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी बनता है कि ये एनसीएलटी के पास चले जाएं और उसे कहें कि एनसीएलटी जी आप एक काम करो जी, ईजीएम बुलाओ, क्योंकि ईजीएम बुलाना इम्प्रैक्टिकेबल हो चुका है। बट वो इम्प्रैक्टिकेबल कब होगा? इम्प्रैक्टिकेबल मतलब जब इन्हें लगे कि भाई इनके कहने पर भी मीटिंग नहीं बुलाएगा बोर्ड जी का, तब इसे माना जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल। तो मुझे लगता है अभी सीधा एनसीएलटी का ऑप्शन नहीं है, पहले ईजीएम ये खुद ही बुलाने की कोशिश करेंगे एज अ रिक्विजिशनिस्ट, और एलआईसी एक्शन मुझे लगता है कि लेगा, ये मुझे लगता है। फिलहाल कंपनी लॉ पढ़ने वालों रिकॉल हो रहे होंगे सेक्शन। अच्छा, तीसरा ये है
कि जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी ईजीएम में तो उसके अंदर डायरेक्टर की पोस्ट से इन्हें हटाने की बात की जाएगी, क्योंकि इज एमडी, एमडी मींस डायरेक्टर भी होंगे, और अगर ये डायरेक्टर की पोस्ट से हट गए तो ये एमडी भी नहीं रह सकते, ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएंगे, तो इनको डायरेक्टर से पोस्ट के हटाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, फिर एक ऑप्शन ये भी बनता है कि सेक्शन 242 के अंदर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल की जाए। 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी का मैनेजमेंट इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जो कि शेयर होल्डर के जो कि एज अ मेंबर या फिर कंपनी के या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम हो रहा है, तो फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिनके पास कम से कम 10% शेयर भी होते हैं वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी के पास और कह सकते हैं कि एनसीएलटी हमें बचाओ, ये वरना ये बंदा हमें ले डूबेगा। तो वो एप्लीकेशन सेक्शन 241 के अंदर फाइल हो सकती है, और 242 के अंदर उसके अंदर डिसीजन आता है ट्राइब्यूनल का। ठीक है जी, ये ऑप्शन भी बनता है। देखो कंपनी लॉ के कितने सारे सेक्शन लग रहे हैं। अच्छा, अगला ऑप्शन आता है कि यहां पर, जिसकी काफी आजकल रूमर्स भी फैल रहे हैं कि कंपनी का शायद टेक ओवर हो सकता है। देखो ऐसी बात ऐसी है कि जी का प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा कम हो चुका है। जो प्रॉफिट 250 करोड़ के करीब था वो शायद 48 करोड़ पे आ चुका है, क्योंकि इस डील पे जी ने खर्चा बहुत कर दिया है ऑलरेडी, लगभग नियर अबाउट 370 करोड़ के करीब वो खर्च कर चुके हैं। फिर उसके बाद अपने कई चैनल जैसे जी क्लासिक वगैरह सब कुछ बंद कर चुके हैं केवल इस डील के लिए। और ऊपर से सबसे बड़ी समस्या यह है कि जी ने रिसेंटली अभी एक डिज्नी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस डिज्नी के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी भारत में आईपीएल वगैरह के मैचेस होंगे सबका टेलीकास्ट जी करेगा। परंतु एक दिक्कत यह है कि इस राइट के लिए, क्योंकि ये सारे राइट डिज्नी के पास थे, जी ने ह्यूज अमाउंट डिज्नी को पे किया है। आई एम सेइंग ह्यूज अमाउंट एक डिज्नी को पेमेंट करनी है, सॉरी किया नहीं है, करनी है, बट वो अमाउंट इतना बड़ा है कि जी की बैलेंस शीट में इस टाइम केवल 550 करोड़ पड़ा है, तो वो दे वोंट बी एबल टू पे। तो यानी कि ले देकर सब कुछ ये अब बताना चाह रहा है कि जी अपने पैरों पे इस टाइम खड़ा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं खड़ा हो सकता। जी को कहीं ना कहीं किसी सहारे की जरूरत है, या तो जी को सहारा दोस्ती में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल खबरें ये हैं कि कहीं ना कहीं कोई फ्रेंडली टेक ओवर हो जाए, यानी कि कोई दोस्त इनका आगे आए और कहे चल दोस्त हम सोनी नहीं तो हम अब मिलकर काम करते हैं। अब ये दोस्त कौन होगा? चर्चा का बाजार गर्म है कि शायद अदानी, जो कि रिसेंटली जिन्होंने एनडीटीवी को टेक ओवर किया, वो शायद इस कंपनी को भी टेक ओवर कर सकते हैं, शायद इस कंपनी को भी टेक ओवर कर सकते हैं। वो फ्रेंडली टेक ओवर भी हो सकता है या फिर वो होस्टाइल टेक ओवर भी हो सकता है। मुझे लगता है ये फ्रेंडली टेक ओवर होगा। क्यों? क्योंकि कई ऐसे इंडिकेशन नजर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक र्यूमर ही है मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्विटर पे देख रहा था कि अभी रिसेंटली पुनीत गोयनका साहब 22 जनवरी को भगवान राम के जो अयोध्या में मंदिर है वहां पर गए थे, तो वहां पर जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे वो एनडीटीवी वाले कोई साहब ले रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई लग रहा है कहीं कुछ, बट यही बात मुझे लगी, यही बात किसी ने ट्विटर पे भी लिखी हुई थी, तो माइट बी, वी डोंट नो, मतलब कुछ कह नहीं सकते, केवल र्यूमर है। र्यूमरों पे कभी दुनिया नहीं, मतलब दुनिया चलनी नहीं चाहिए, ये केवल र्यूमर है। मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और दूसरी बात समझ लेना, ये कोई शेयर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी शेयर इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। ये केवल और केवल हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इस कॉर्पोरेट के साथ में। तो देखो जी, कुछ भी हो सकता है। आगे टेक ओवर की पॉसिबिलिटी बनती है। टेक ओवर दो तरीके का हो सकता है, एक दोस्ती यारी में और एक शत्रुतापूर्ण होस्टाइल टेक ओवर। तो आगे क्या बनेगा, जैसे भी कोई भी टेक ओवर वगैरह का सीन बनता है तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा कौन सा टेक ओवर बन रहा है। बट फिलहाल हाँ जी, अब हुआ क्या, जी ने क्या किया है। अब ये हैरानी की बात है कि जी के जो भी कंसल्टेंट हैं उन्होंने जी को क्या सलाह दी है, बड़ी अजीब सलाह दी है कसम से। देखो जी, जब भी भारत में कोई भी अमलगमेशन वगैरह होता है ना, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 230 प्लस सेक्शन 232 उसके ऊपर लगते हैं। सेक्शन 230 प्लस 232, 230 एक स्कीम की बात करता है कि कैसे कैसे होगा अमलगमेशन, किन किन शेयर होल्डर वगैरह से अप्रूवल ली जाएगी, कैसे कैसे क्राइटेरिया से अप्रूवल ली जाएगी। 232 कुछ ऑर्डर्स बताता है स्पेसिफिक जो कि अमलगमेशन में पास होंगे। तो 230 प्लस 232 लगते हैं। उन्हीं के बीच में एक सेक्शन है 231 जो कहता है कि अगर मान लीजिए, 231 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अमलगमेशन या मर्जर अप्रूव हो गया, पर उस मर्जर या अमलगमेशन के पूरा होने में, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एनसीएलटी के पास जाकर उस दिक्कत को दूर करवा सकते हैं। ये कौन कहता है? 231 सेक्शन नंबर 231
हैरानी की बात यह है कि जी ने सेक्शन 231 ऑप्ट किया है। जी वालों ने 231 ऑप्ट किया है और एनसीएलटी के पास जाके इन्होंने कहा है कि जो ये हमारी दिक्कतें आ रही हैं इसे दूर करो। अब मुझे लगता नहीं है, पर्सनल व्यू मेरा जो है, कंपनी लॉ का ज्ञान होने के कारण मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर एनसीएलटी इनका कोई फेवर करने वाला है। क्यों नहीं? बड़ी सीधी सी बात है, अगर दो पार्टियों में दिक्कत आ रही है, मतलब अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में अगर कहीं दरार आ रही है, तो फिर बीच में एक बिचौलिया आकर कह सकता है कि रुको रुको मैं तुम्हारे में समझौता कराता हूं और ताकि ये रिश्ता बना रहे। परंतु यहां पर तो लड़की ने कह दिया है कि मुझे अब इस लड़के को देखना ही नहीं है, मुझे इस लड़के को देखना ही नहीं है। और लड़की ने अपने पिताजी को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि पिताजी ये नहीं चलेगा, सुन लो ये नहीं चलेगा। तो अब बिचौलिया आके क्या करेगा? कन्या पिताजी को बता चुकी है, कन्या ने कसम खा ली है, अब बिचौलिया आके करेगा क्या? तो यानी कि ये सेक्शन 231 लगेगा नहीं, पहली बात तो है। तो जी का ये स्टेप जो है वो कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, अब बात वैसे भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन में चली गई हैं। जी ने सोनी के खिलाफ $90 मिलियन की पेनल्टी का क्लेम कर दिया है। सोनी ने जी के ऊपर कर दिया, अब जी सोनी के ऊपर कर रहा है, आज की खबर है। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन ये होता है कि जब भी दो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट होते हैं ना, तो आजकल क्योंकि कोर्ट कचहरी में लगता है बहुत टाइम, सालों साल लगे रहते हैं, बट इसलिए दो पार्टीज, दो कंपनीज जब भी आपस में डील करती हैं तो वो क्या करती हैं कि हम जब भी कोई झगड़ा होगा हमारे अंदर तो हम आर्बिट्रेशन के अंदर जाएंगे। आर्बिट्रेशन मतलब हम दोनों मिलकर एक जज अपॉइंट करेंगे, हम दोनों मिलकर वो जगह डिसाइड करेंगे जहां पर ये सारी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जज भी हम अपॉइंट करेंगे और जो जज डिसीजन देगा वो हम दोनों को एक्सेप्टेबल होगा। और आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट है भारत के अंदर जो कहता है कि आर्बिट्रेशन का डिसीजन मैक्सिमम 12 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 12 महीने। तो दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन के अंदर चली गई है, मतलब झगड़ा होगा। बट अभी टाइम लगता है किसमें? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में, क्योंकि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे होता है? वो जज, उसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरे को भेजती है कि ले ये हमारी तरफ से है, तू भी अपनी कंसेंट दे दे। दूसरी पार्टी कहती है ना 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 पसंद, मजा नहीं आया, दूसरा दो। फिर दूसरी पार्टी फिर मतलब सोनी ने जैसे किया तो सोनी फिर दूसरा कोई आर्बिट्रेटर देगी, हाँ ये रामलाल पसंद है, जी कहेगा ना तीसरा, फिर ये जो तीसरा देगी, ले अब पसंद आया, ये जी कहेगा ना 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 अभी भी मजा नहीं आया। तो फिर अगर तो दोनों पार्टीज एक बात पे सहमत हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे और वहां जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। जैसे इस केस में, क्योंकि झगड़ा किस बात का है, दोनों कंपनियां कहां की हैं? दोनों कंपनियां एक यूनिट इंडिया की है, तो फिर ये हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करेगा और ये डिसाइड करेगा कि भैया कौन होना चाहिए आर्बिट्रेटर। और वो जब आर्बिट्रेटर आ जाएगा तो उसके बाद वो 1 साल के अंदर अंदर अपना डिसीजन दे देगा, ठीक है जी। तो पूरी प्रोसेस में बड़ा टाइम लगना है। अब सवाल उठा कि सर मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर हो यहां का, अगर किसी ने शेयर्स ले रखे हो इस कंपनी के, तो उसे क्या करना चाहिए? पहली बात, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस जारी नहीं करता इस चैनल पे, ठीक है ना। तो यहां तो हम केवल एनालिसिस करते हैं। अब ये सारा एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्यूचर में अमलगमेशन के चांसेस, टेक ओवर के चांसेस मुझे सबसे ज्यादा लग रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो भी टेक ओवर होगा वो कहीं ना कहीं फ्रेंडली टेक ओवर होगा। भारत का कोई बड़ा उद्योगपति जो कि सुभाष चंद्र, जो कि जी के प्रमोटर रहे हैं, उन्हीं को जानने वाला कोई व्यक्ति इस कंपनी को टेक ओवर करेगा, जो मुझे जिसके सबसे ज्यादा चांस लग रहे हैं, क्योंकि जी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चांस मुझे लगता है, पहले के बाद दूसरा जो सब पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि अब वो क्या होगा, देखिए आप देखते रहिएगा कि अब क्या क्या होने वाला है। आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। दूसरी जो पॉसिबिलिटी मुझे लगती है उसमें क्या है कि अब ये जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये ईजीएम कन्वीन करवाएंगे भारत में, ये ईजीएम कन्वीन करवाएंगे। और ईजीएम जब ये बुलाई जाएगी तो उसके अंदर प्रपोजल पास होगा कि पुनीत गोयनका को हटाओ। पुनीत गोयनका को हटाने के बाद फिर या तो सोनी से ही कहा जाएगा कि डील वापस रिवाइव कर लो, जो आप चाहते हो उन शर्तों पर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर किसी और बड़े इन्वेस्टर्स को, लाइक चाहे अदानी, चाहे अंबानी, चाहे डिज्नी, चाहे किसी को भी, उन्हें बोला जाएगा कि भाई आप ले लो अब कंपनी को, पुनीत गोयनका को हटा के। ये दो पॉसिबिलिटी अब आगे बनने वाली हैं।
हम देखते रहेंगे कि हाँ जी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है। आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू, बट ओवरऑल मैं कहूंगा इतने सारे सेक्शन बड़े बड़े यहां पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज को करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस आज का बड़ा अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ तो थोड़ा सा ना मोटिवेट कर दिया करो भाई साहब, कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ जी अच्छा लगा, कंटिन्यू करो। तब भी ऐसे अगर पता लगा व्यूज तो इतने आ जाते हैं, कमेंट आते हैं कितने 40-50, तो फिर मजा नहीं आता। तो इसलिए कमेंट लिख के जवाब दो कि हाँ कैसे लगा, और कोई ऐसी घटना और बड़ी सी जो रिसेंटली हुई हो, जैसे कोई भी और मेजर घटना जो आप चाहते हो कि सर इसका भी एनालिसिस करके दो, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगेन सीए एंड सीएमए फाइनल वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के बैचेस जल्द ही इसी हफ्ते अनाउंस होने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।